अगले कई दशकों तक एआई फील्ड के ये दोनों कैंप्स, सिंबलिस्ट्स और कनेक्शनिस्ट्स, लिमिटेड फंडिंग और पब्लिक इमेजिनेशन पर कंट्रोल पाने के लिए लड़ते रहे। उस समय ये लड़ाइयां यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक जर्नल्स और गवर्नमेंट ग्रांट्स के इर्द गिर्द होती थीं। साइंटिस्ट्स फाउंडेशन फंडिंग और सरकारी पैसों के लिए आपस में कम्पीट करते थे, और कभी-कभी उनकी डिबेट्स मीडिया तक पहुंच जाती थीं, जिससे पब्लिक की एआई को लेकर अंडरस्टैंडिंग शेप होती थी। कनेक्शनिस्ट्स कैंप का नेतृत्व फ्रैंक रोजनब्लाट कर रहे थे, अपने सिस्टम परसेप्ट्रॉन के साथ। परसेप्ट्रॉन मशीन लर्निंग का एक शुरुआती प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। रोजनब्लैट ने मशीन को एक्सप्लिसिट रूल्स नहीं दिए थे। इसके बजाय सिस्टम को कई एग्जाम्पल्स दिखाए जाते थे, और वो खुद पैटर्न सीखकर रूल्स डेवलप करता था कि अलग-अलग कार्ड्स को कैसे पहचानना है। दूसरी तरफ सिंबलिस्ट्स कैंप का नेतृत्व कर रहे थे मार्विन मिन्स्की। मिन्स्की डार्टमाउथ वर्कशॉप के को-ऑर्गेनाइजर थे, और शुरुआत में उन्होंने कनेक्शनिस्ट आइडियाज पर काम भी किया था, लेकिन बाद में वे उसके कट्टर आलोचक बन गए। उन्होंने सिर्फ क्वाइटली साइड नहीं बदली, बल्कि पब्लिकली कनेक्शनिस्ट्स का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे ग्रांट्स के लिए कंपीटिंग रिसर्चर्स को रिडिक्यूल करते थे, यहां तक कि यंग रिसर्चर्स को भी नहीं छोड़ते थे। 1969 में उन्होंने परसेप्ट्रॉन्स नाम की किताब को-ऑथर की, जिसमें कनेक्शनिज्म की इतनी तीखी आलोचना की गई कि हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसी किताब और न्यूरल नेटवर्क्स की स्लो प्रोग्रेस की वजह से अगले 15 साल तक इस एरिया की फंडिंग लगभग खत्म हो गई। मिन्स्की को इस लड़ाई में एक अनएक्सपेक्टेड एलाई मिला, उनके MIT कॉलीग जोसेफ वाइजनबाउम। 1958 में, उसी साल जब रोजनब्लैट का परसेप्ट्रॉन हेडलाइंस में था, वाइजनबाउम ने एक एआई सिस्टम बनाया जिसका नाम था एलाइजा। एलाइजा भी हेडलाइंस में आया, और इंटरेस्टिंगली ये चैट जीपीटी से 60 साल पहले का चैटबॉट था। लोग उससे इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के जरिए बात करते थे, जो एक बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर से जुड़ा होता था। लेकिन अंदर से एलाइजा मॉडर्न एआई जैसा नहीं था। जहां चैट जीपीटी कनेक्शनिस्ट ट्रेडिशन से आता है, वहीं एलाइजा एक सिंबॉलिक सिस्टम था। ये सिंपल रूल्स इस्तेमाल करता था ताकि यूजर को लगे कि सिस्टम अटेंटिव और इंटेलिजेंट है। एलाइजा का सबसे फेमस वर्जन साइकोथेरेपी स्टाइल में डिजाइन किया गया था। ये यूजर की बातों को रिफ्लेक्ट करके जेंटली क्वेश्चंस पूछता था। उदाहरण के लिए, यूजर, men are all alike. Eliza, in what way? User, they're always bugging us about something or other. Eliza, can you think of a specific example? User, well, my boyfriend made me come here. Eliza, your boyfriend made you come here. User, he says I'm depressed much of the time. Eliza, I'm sorry to hear you are depressed. User, it's true, I'm unhappy. Eliza, do you think coming here will help you not to be unhappy? वाइजनबाउम ने एलाइजा को एक एक्सपेरिमेंट की तरह बनाया था। वे देखना चाहते थे कि इंसान कितनी आसानी से इंटेलिजेंस का इल्यूजन मान लेते हैं। एलाइजा का नाम फिल्म माय फेयर लेडी की कैरेक्टर एलाइजा डूलिटल से लिया गया था। वो एक वर्किंग क्लास फ्लावर सेलर थी, जिसे लैंग्वेज और मैनर्स बदलकर अपर क्लास डचेस की तरह प्रेजेंट किया जाता है। ठीक वैसे ही एलाइजा भी सरफेस लेवल लैंग्वेज ट्रिक से इंटेलिजेंट दिखती थी। लेकिन लोगों पर इसका इफेक्ट इतना स्ट्रांग था कि वाइजनबाउम खुद डर गए। कुछ साइकाइट्रिस्ट ने कहना शुरू कर दिया कि ऑटोमेटेड साइकोथेरेपी अब बस आने ही वाली है। एआई फील्ड के शुरू होने के कुछ सालों बाद ही कई कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ये मानने लगे कि कंप्यूटर्स में नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि दशकों बाद भी ये डिबेट खत्म नहीं हुई कि क्या लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग वास्तव में सॉल्व हुई है या नहीं। वाइजनबाउम ने अपनी बाकी करियर लार्जली इसी हाइप को चैलेंज करने में बिताई। उन्होंने कहा कि एलाइजा असल में सिर्फ एक सिंपल प्रोसीजरल प्रोग्राम था। वो सिर्फ यूजर इनपुट में कीवर्ड्स पहचानता था और छोटे ट्रांसफॉर्मेशंस करके रिप्लाईज बनाता था। उदाहरण, माय बॉयफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, आई एम डिप्रेस्ड, यू आर डिप्रेस्ड। यानी इसमें वास्तव में कुछ भी इंटेलिजेंट नहीं था। बाद में वाइजनबाउम ने कंप्यूटर पावर एंड ह्यूमन रीजन नाम की किताब लिखी। उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि ह्यूमंस और मशीन्स फंडामेंटली अलग हैं, और एआई फील्ड इन दोनों के बीच की बाउंड्री ब्लर कर रही है। उनके अनुसार इसका सोसाइटी पर गहरा असर पड़ेगा। विशेष रूप से पावरफुल लोग जैसे सीईओज या पॉलिटिशियंस मशीन्स के जरिए अपनी इच्छाएं लागू कर पाएंगे और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच निकलेंगे। लेकिन आयरनी ये रही कि वाइजनबाउम के वार्निंग्स के बावजूद एलाइजा की पॉपुलैरिटी ने सिंबॉलिस्ट अप्रोच को और मजबूत कर दिया। अगले कई दशकों तक, विशेषकर 1990s तक, एक्सपर्ट सिस्टम्स एआई रिसर्च और कमर्शियलाइजेशन का सबसे पॉपुलर एरिया बन गए। इसी सोच से साइक जैसे प्रोजेक्ट्स पैदा हुए। साइक का गोल था एक कॉमन सेंस एआई बनाना, जिसे डेली लाइफ के बारे में लगभग 100 मिलियन रूल्स मैन्युअली फीड किए जाएं। यानी रिसर्चर्स बिलीव करते थे कि अगर मशीन को दुनिया के इनफ सिंबॉलिक रूल सिखा दिए जाएं तो इंटेलिजेंस हासिल की जा सकती है। एलाइजा की शॉकिंग सक्सेस के बावजूद जोसेफ वाइजनबाउम की वार्निंग्स ज्यादा असर नहीं डाल पाईं। उल्टा एलाइजा ने अननोइंगली मार्विन मिन्स्की के सिंबॉलिक एआई कैंपेन को और मजबूत कर दिया। इसके बाद अगले कई दशकों तक, खासकर 1990s तक, एक्सपर्ट सिस्टम्स एआई रिसर्च और कमर्शियलाइजेशन का सबसे हॉट एरिया बन गए। उस समय प्रिवेलिंग बिलीफ ये था कि अगर मशीन्स को दुनिया के इनफ रूल्स और नॉलेज मैन्युअली फीड कर दिए जाएं तो वो इंटेलिजेंट बन सकती हैं। इसी सोच से साइक जैसे प्रोजेक्ट्स पैदा हुए। साइक का गोल था एक ऐसा कॉमन सेंस एआई सिस्टम बनाना जिसमें डेली लाइफ के लगभग 100 मिलियन रूल्स मैन्युअली प्रोग्राम किए जाएं। यानी मशीन को हर छोटी बड़ी चीज एक्सप्लिसिटली सिखानी
कहानी थी, लेकिन सिंबॉलिक एआई सिस्टम्स बार-बार एक बड़ी समस्या से टकरा जाते थे। जैसे-जैसे सिस्टम्स को स्केल करने की कोशिश होती, प्रोग्रेस धीमी पड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे रूल्स मैन्युअली एनकोड करना लगभग इम्पॉसिबल था। उदाहरण के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज की हर सटिलिटी कैसे एनकोड होगी? स्लैंग, सार्केज्म, इडियम्स, ग्रामर एक्सेप्शंस, कॉन्टेक्स्ट, हिडन मीनिंग्स, हर नई कॉम्प्लेक्सिटी एक नया रूल डिमांड करती थी। और जैसे-जैसे ये रोड ब्लॉक्स बढ़ते गए, फंडर्स इंटरेस्ट खोने लगे। फंडिंग गिरती, रिसर्च स्लो हो जाती और एआई फील्ड क्राइसिस में चली जाती। इसी फिनोमिनन को एआई विंटर कहा गया। आज एआई हिस्ट्री को अक्सर एक हीरोइक साइंटिफिक स्टोरी की तरह बताया जाता है। नैरेटिव ये होता है कि भले ही मिन्स्की ने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस से कनेक्शनिज्म को दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार बेहतर साइंटिफिक आइडिया जीत गया। यानी कनेक्शनिज्म इतना मजबूत कॉन्सेप्ट था कि अंततः वही मॉडर्न एआई रेवोल्यूशन की फाउंडेशन बन गया। जब सिंबोलिज्म डोमिनेट कर रहा था, तब भी कुछ रिसर्चर्स क्वाइटली कनेक्शनिस्ट आइडियाज पर काम करते रहे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे जेफरी हिंटन, जो बाद में इलिया सुत्स्कीवर की पीएचडी एडवाइजर बने। 1980s में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए हिंटन और उनके कॉलीग्स ने न्यूरल नेटवर्क्स में क्रिटिकल इंप्रूवमेंट किया। कनेक्शनिस्ट्स को लगने लगा था कि शुरुआती न्यूरल नेटवर्क्स फेल इसलिए हो रहे थे क्योंकि वे बहुत सिंपल थे। उनमें सिर्फ एक लेयर होती थी इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स की, यानी डेटा प्रोसेसिंग नोड्स की। रिसर्चर्स का हाइपोथेसिस था कि अगर ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना है तो सॉफ्टवेयर में मल्टीपल कनेक्टेड लेयर्स चाहिए। यहीं से डीप न्यूरल नेटवर्क्स का आइडिया आया। हिंटन और उनकी टीम ने इसे पॉसिबल बनाया एक एल्गोरिदम के जरिए, जिसे कहा जाता है बैक प्रोपगेशन। ये एल्गोरिदम न्यूरल नेटवर्क की अलग-अलग लेयर्स को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और प्रोसेस करने देता था। बाद में हिंटन ने इस मल्टीलेयर अप्रोच को एक कैची नाम दिया, डीप लर्निंग, यानी डीप न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए मशीन लर्निंग करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स अपने समय से बहुत आगे थे। 1980s के कंप्यूटर्स में इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं थी कि वे बड़ी न्यूरल नेटवर्क्स एफिशिएंटली चला सकी, और दुनिया लार्जली एनालॉग थी, यानी हाई क्वालिटी डिजिटल डेटा भी बहुत कम था। असल में न्यूरल नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर्स होते हैं। वे पुरानी डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस में पैटर्न्स ढूंढते हैं और फिर उन पैटर्न्स को नए डेटा पर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कोई एआई डेवलपर इमेज रिकॉग्निशन मॉडल बनाना चाहता है। वो न्यूरल नेटवर्क को लाखों इमेजेस देगा। 1 इक्वल्स इमेज में इंसान है, 0 इक्वल्स इमेज में इंसान नहीं है। नेटवर्क स्टैटिस्टिकल पैटर्न सीखता है कि किन पिक्सल अरेंजमेंट्स का मतलब पर्सन प्रेजेंट होता है। इसी प्रोसेस को एआई मॉडल ट्रेनिंग कहा जाता है। जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तब मॉडल नई इमेजेस पर रन किया जाता है। इसी इन्फरेंसिंग कहती है। यानी सिस्टम डिसाइड करता है क्या ये इमेज 1 है या 0, क्या इसमें इंसान है या नहीं। न्यूरल नेटवर्क्स को अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए दो चीजें बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होती हैं, हाई क्वालिटी डेटा, मैसिव कंप्यूट पावर। 1980s में दोनों की कमी थी, लेकिन लेट 2000s तक सिचुएशन बदल चुकी थी। कंप्यूटर्स ज्यादा पावरफुल हो गए, इंटरनेट मैच्योर हो गया, डिजिटल डेटा एक्सप्लोड हो गया। अब डीप लर्निंग फ्लरिश करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस थीं। इसके तुरंत बाद गूगल ने हिंटन की कंपनी डीएनएन रिसर्च अक्वायर कर ली। यहीं से डीप लर्निंग कमर्शियलाइजेशन की नई रेस शुरू हुई। इस कहानी को आमतौर पर ऐसे पेश किया जाता है, साइंस मेसी हो सकती है, लेकिन आखिरकार सबसे अच्छे आइडियाज जीतते हैं, और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इनेविटेबल है। लेकिन किताब एक अलग इंटरप्रिटेशन देती है। कनेक्शनिज्म सिर्फ साइंटिफिक मेरिट की वजह से नहीं जीता, उसे पावरफुल फंडर्स का सपोर्ट इसलिए भी मिला क्योंकि ये उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स के लिए ज्यादा यूजफुल था। सिंबॉलिक एआई की सबसे बड़ी ताकत थी एक्सप्लिसिट रीजनिंग। सिस्टम्स नॉलेज को क्लियरली एनकोड करते थे और एक्यूरेट आंसर्स रिट्रीव कर सकते थे। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल था आईबीएम वॉटसन। वॉटसन ने 2011 में क्विज शो जेपर्डी जीतकर दुनिया को इंप्रेस किया। उसकी स्ट्रेंथ थी ह्यूज नॉलेज डेटाबेसेस से सही इंफॉर्मेशन निकालना। लेकिन कमर्शियलाइजेशन में सिंबॉलिज्म की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई। ये बेहद स्लो, एक्सपेंसिव और अनप्रेडिक्टेबल था। आईबीएम को लगा था कि वॉटसन हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला देगा, लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम्स बनाने में सालों की कॉस्टली कस्टमाइजेशन लग रही थी। कंपनी को क्लियर नहीं था कि प्रॉफिट कब आएगा। आखिरकार आईबीएम ने $4 बिलियन से ज्यादा खर्च करने के बाद वॉटसन हेल्थ प्रोजेक्ट लगभग छोड़ दिया। 2022 में आईबीएम ने वॉटसन हेल्थ को उसके खर्च की 1/4 से भी कम कीमत पर बेच दिया। वहीं दूसरी तरफ न्यूरल नेटवर्क्स एक अलग तरह का ट्रेड ऑफ लेकर आते हैं। सालों से एआई फील्ड में ये डिबेट चलती रही है कि क्या कनेक्शनिस्ट सिस्टम्स यानी न्यूरल नेटवर्क्स वास्तव में वही कर सकते हैं जो सिंबॉलिक सिस्टम्स करते थे, नॉलेज स्टोर करना, रीजनिंग करना, और अगर कर भी सकते हैं तो बहुत इनएफिशिएंट तरीके से। असल में न्यूरल नेटवर्क्स में रीजनिंग जैसी एबिलिटीज तभी दिखाई देने लगी जब उन्हें एक्सट्रीमली ह्यूज डेटा, मैसिव कंप्यूटेशनल पावर मिलना शुरू हुआ। यानी सिंपल टर्म्स में इन सिस्टम्स को स्मार्ट दिखने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन डीप लर्निंग मॉडल्स की सबसे बड़ी ताकत कहीं और थी। उन्हें कमर्शियलाइज करना बेहद आसान था। किसी कंपनी को परफेक्ट रीजनिंग मशीन नहीं चाहिए होती। अगर कोई सिस्टम स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन कर सकता है तो उससे ऑलरेडी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। यही वजह थी कि न्यूरल नेटवर्क्स बिजनेस वर्ल्ड के लिए आइडियल बन गए, क्योंकि अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट भले एक्सपेंसिव हो, लेकिन प्रॉफिट जल्दी और प्रिडिक्टिवली आ सकता था। और ये कॉर्पोरेट प्लानिंग और क्वार्टरली अर्निंग्स मॉडल के लिए परफेक्ट था। एक और बड़ा फायदा था, डीप लर्निंग मॉडल्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज में आसानी से अडैप्ट किया जा सकता था। इसके लिए हर डोमेन का डीप एक्सपर्ट नॉलेज जरूरी नहीं था। यानी सेम कोर टेक्नोलॉजी को सर्च, एड्स, ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सब में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये एग्जैक्टली वही चीज थी जो बड़े टेक जायंट्स चाहते थे, एक स्केलेबल यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
डीप लर्निंग सबसे ज्यादा एडवांटेज उन्हीं कंपनीज को देता था जिनके पास सबसे ज्यादा डेटा था। यानी जितना ज्यादा यूजर डेटा, उतना ज्यादा पावरफुल एआई, उतना ज्यादा मार्केट डोमिनेंस। इसलिए एआई रेवोल्यूशन नेचुरली बड़ी टेक कंपनीज की तरफ झुक गया। असल में टेक जायंट्स को न्यूरल नेटवर्क्स की कमर्शियल पोटेंशियल का अंदाजा डीएनएन रिसर्च एक्विजिशन से पहले ही लग चुका था। 2009 में जेफरी हिंटन के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने दिखाया कि न्यूरल नेटवर्क स्पीच रिकॉग्निशन में काफी अच्छे हैं। इसके बाद आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तीनों इस रेस में कूद पड़े, लेकिन कमर्शियलाइजेशन में सबसे आगे निकला गूगल। 2012 में गूगल ने न्यूरल नेटवर्क्स को प्रोडक्शन सिस्टम्स में डिप्लॉय कर दिया। इससे एंड्रॉयड फोन्स की स्पीच रिकॉग्निशन क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई। यही वही समय था जब इलिया सुत्स्केवर और एलेक्स क्रिजेव्स्की ने इमेजनेट ब्रेकथ्रू हासिल किया। उन्होंने साबित किया कि न्यूरल नेटवर्क्स इमेज रिकॉग्निशन में भी बेहद पावरफुल हैं। गूगल पहले से न्यूरल नेटवर्क्स की वैल्यू देख चुका था, इसलिए उसने तुरंत इन रिसर्चर्स पर हेवी इन्वेस्टमेंट किया। यहीं से टेक इंडस्ट्री का डीप लर्निंग पर फुल स्केल शिफ्ट शुरू हुआ। इसके बाद हिंटन, सुत्स्केवर और क्रिजेव्स्की ने गूगल के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स का अग्रेसिवली प्रचार किया। उन्होंने डीप लर्निंग को कई कमर्शियली वैल्यूएबल प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करना शुरू किया। मशीन ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट इंप्रूव हुआ, टेक्स्ट प्रिडिक्शन, जीमेल में स्मार्ट सजेशंस आए, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, वेमो प्रोजेक्ट। धीरे धीरे गूगल का पूरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूरल नेटवर्क्स पर डिपेंडेंट होने लगा। सबसे बड़ा फायदा हुआ गूगल सर्च को। न्यूरल नेटवर्क्स यूजर क्वेरीज को ज्यादा एक्यूरेटली समझ सकते थे। इससे बेटर सर्च रिजल्ट्स मिले, यूजर्स ज्यादा सेटिस्फाइड हुए, एड्स ज्यादा टारगेटेड हुए, और टारगेटेड एड्स का मतलब था ज्यादा पैसा। जितना ज्यादा गूगल डीप लर्निंग से प्रॉफिट कमाता गया, उतना ज्यादा उसने बिलियंस एआई रिसर्च में डालना शुरू किया, और फिर बाकी पूरी इंडस्ट्री ने भी वही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गवर्नमेंट्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पीछे छूट गए। एआई रिसर्च का सबसे बड़ा फंडर प्राइवेट टेक इंडस्ट्री बन गया, और जब फंडिंग कॉर्पोरेशंस के हाथ में गई तो रिसर्च एजेंडा भी बदल गया। अब फोकस उन एडवांसमेंट्स पर होने लगा जो जल्दी प्रॉफिटेबल हो, स्केलेबल हो, बिजनेस वैल्यू क्रिएट करें। यानी एआई रिसर्च इंक्रीजिंगली साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से हटकर कमर्शियल इंसेंटिव्स द्वारा ड्राइव होने लगी। डीप लर्निंग और कमर्शियल इंटरेस्ट का ये गठजोड़ सिर्फ एआई को नहीं, पूरी टेक इंडस्ट्री को बदलने लगा। आज लोगों को लगता है कि जनरेटिव एआई अचानक 2022 में चैट जीपीटी के लॉन्च के साथ एक्सप्लोड हुआ, लेकिन सच में उसकी फाउंडेशन 2012 से 2022 के बीच रखी जा चुकी थी। यानी इमेजनेट ब्रेकथ्रू के बाद शुरू हुई एआई कमर्शियलाइजेशन की पहली बड़ी वेव में उसी दौर ने जनरेटिव एआई रेवोल्यूशन की आज की ऑलमोस्ट सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट की। इंडस्ट्री के लिए डीप लर्निंग ने नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जन्म दिया। इंफॉर्मेशन तक फास्टर एक्सेस, स्मार्टर ई-कॉमर्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, शेयरिंग इकोनॉमी एप्स, बेटर सर्च इंजन्स, पर्सनलाइज्ड फीड्स। लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री ने भी डीप लर्निंग को ट्रांसफॉर्म किया। कंपनीज ने न्यूरल नेटवर्क्स और कंप्यूटर चिप्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया, जिससे एआई मॉडल्स लगातार बड़े और ज्यादा पावरफुल बनते गए। यानी रिलेशनशिप टू वे थी। एआई ने सिलिकॉन वैली को स्ट्रेंथन किया, सिलिकॉन वैली ने एआई को मैसिवली स्केल किया। लेकिन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ एक डेंजरस बिजनेस मॉडल भी तेजी से ग्रो हुआ। 2014 में शोशाना जुबॉफ ने इसके लिए एक टर्म कॉइन की, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। उनके अनुसार ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म गुड्स बेचकर पैसा कमाता था, लेकिन सर्वेलेंस कैपिटलिज्म में प्रोडक्ट एक्चुअली यूजर्स खुद बन जाते हैं। टेक जायंट्स के पास ऑलरेडी बिलियंस यूजर्स का डेटा था। अब न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से वे यूजर्स को पहले से कहीं ज्यादा प्रिसाइसली प्रोफाइल कर सकते थे, उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते थे, उनकी एंगेजमेंट मैक्सिमाइज कर सकते थे, और फिर टारगेटेड एड्स के जरिए पैसा कमा सकते थे। कंपटीशन जीतने के लिए कंपनीज ने डेटा कलेक्शन को एक्सट्रीम लेवल तक पुश किया। वे इंक्रीजिंगली एग्जॉस्टिव रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने लगी। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर सर्च, हर ईमेल, बच्चों की फोटोज, सोशल और पॉलिटिकल ओपिनियंस, पर्सनल कॉन्वर्सेशंस, सब कुछ डेटा बन गया। इसी प्रोसेस में सिलिकॉन वैली कल्चर के अंदर एक डेंजरस माइंडसेट भी नॉर्मलाइज होने लगा। एआई डेवलपर्स ने दुनिया की हर चीज को डेटा की तरह देखना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा जिसे कैप्चर और कंज्यूम किया जा सके, ताकि एआई दुनिया को रिफ्लेक्ट कर सके। 2023 में रिसर्चर्स की एक ग्रुप ने इस माइंडसेट का एनालिसिस किया। इन रिसर्चर्स में शामिल थी रिया कलूरी, विलियम एग्न्यू, अबीबा बिरहानी। उन्होंने 40,000 से ज्यादा कंप्यूटर विजन पेपर्स और पेटेंट्स का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एआई फील्ड में एक डिटैच्ड और सैनिटाइज्ड लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जो मास डेटा एक्सट्रैक्शन को नॉर्मल और हार्मलेस दिखाती है। उदाहरण के लिए, लोगों के थॉट्स और सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ टेक्स्ट बन जाते हैं, फोटोज में मौजूद इंसान और व्हीकल सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। सर्वेलेंस को सिंपली डिटेक्शन कहा जाता है, यानी लैंग्वेज इटसेल्फ एक्सप्लॉइटेशन को हाइड करने का टूल बन जाती है। इस तरह एआई इंडस्ट्री धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम में बदल गई जहां ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इक्वल्स टू डेटा, पर्सनल लाइफ इक्वल्स टू ट्रेनिंग मटेरियल, सोसाइटी इक्वल्स टू एक्सट्रैक्शन सोर्स, और ये सब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के नाम पर जस्टिफाई किया जाने लगा। आज जनरेटिव एआई की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक इसी कल्चर के सेंटर में है। क्या टेक कंपनीज बुक्स, आर्टवर्क और क्रिएटिव वर्क को बिना परमिशन स्क्रैप करके अपने एआई सिस्टम्स ट्रेन कर सकती हैं? कई एआई डेवलपर्स के लिए जो सालों से इसी माइंडसेट में काम कर रहे थे, ये सवाल ऑलमोस्ट अजीब लगता है। उनकी नजर में डेटा लेना प्रोग्रेस का नेचुरल हिस्सा है,
और अगर इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगें तो वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के रास्ते में ऑब्स्टिकल बन जाता है। भले ही अब कुछ रिसर्चर्स समझने लगी हैं कि क्रिएटर्स, ऑथर्स, आर्टिस्ट्स, फोटोग्राफर्स इस प्रैक्टिस को एक्सप्लॉयटेशन मानते हैं, फिर भी इंडस्ट्री के अंदर ये माइंडसेट इतनी डीपली रूटेड है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 2023 में जब कुछ आर्टिस्ट्स ने पहली बार जनरेटिव एआई कंपनीज पर लॉसूट किया कि उनकी आर्टवर्क चोरी करके मॉडल्स ट्रेन किए गए, उसी समय लेखक द वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर के रूप में रुवांडा में एक एआई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। वहां एक सीनियर एआई रिसर्चर ने उनके बैच पर WSG देखकर पूछा, क्या ये कोई स्टार्टअप है या वॉल स्ट्रीट जर्नल? जब उन्होंने बताया कि वे जर्नलिस्ट हैं, तो दूसरी रिसर्चर ने कहा, मैंने WSG को डेटा सेट की वजह से पहचाना। मैंने उस डेटा सेट के साथ कई बार काम किया है। वो एक पुरानी स्पीच रिकग्निशन डेटा सेट की बात कर रही थी जिसमें लोग न्यूज़पेपर एक्सर्प्ट्स पढ़ते थे। इस मोमेंट ने ऑथर को एहसास कराया कि एआई कम्युनिटी में डेटा एक्सट्रैक्शन कितना नॉर्मलाइज्ड हो चुका है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जब उन्होंने 2018 में एआई कवर करना शुरू किया था तो वे भी इसी माइंडसेट में फंस गए थे। एआई रिसर्चर्स की लैंग्वेज और कल्चर अडॉप्ट करते करते उन्हें डेटा सेट्स कलेक्ट करने की तरीके क्लेवर और इनोवेटिव लगने लगे थे। उदाहरण के लिए रिसर्चर्स ने वायरल 2016 मैनेकिन चैलेंज के हजारों यूट्यूब वीडियोज इस्तेमाल किए थे ताकि एआई मॉडल्स को 3D सीन अंडरस्टैंडिंग सिखाई जा सके। तब ये सब फैसिनेटिंग लगता था। लेकिन 2019 में NBC न्यूज की जर्नलिस्ट ओलिविया सोलन की इन्वेस्टिगेशन ने उनका पर्सपेक्टिव बदल दिया। इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए लाखों लोगों की पर्सनल फ्लिकर फोटोज बिना कंसेंट इस्तेमाल की गई थी। ऑथर को शॉक इस बात से नहीं लगा कि फ्लिकर डेटा यूज हुआ था, शॉक इस बात से लगा कि उन्होंने खुद इसे कंप्लीटली नॉर्मल मान लिया था। इसके बाद उन्हें दिखने लगा कि ज्यादा ट्रेनिंग डेटा कलेक्ट करने की रेस सिर्फ ऑनलाइन सर्वेलेंस तक सीमित नहीं थी, ये फिजिकल वर्ल्ड में भी फैल रही थी। और उसका टारगेट अक्सर वही वल्नरेबल पॉपुलेशंस थीं जो पहले से मार्जिनलाइज थीं, बच्चे, गरीब कम्युनिटीज, डेवलपिंग कंट्रीज के लोग, रेशियल माइनॉरिटीज। 2019 में उन्हें एक हार्वर्ड इंक्यूबेटेड स्टार्टअप मिला जो एआई पावर्ड हेडबैंड्स बेच रहा था। कंपनी दावा करती थी कि ये हेडबैंड स्टूडेंट्स की ब्रेन वेव एक्टिविटी मेजर करके बता सकती हैं कि बच्चा क्लास में फोकस्ड है या नहीं। ये टेक्नोलॉजी कोलंबिया और चाइना के एलिमेंट्री स्कूल्स में पायलट की जा रही थी। लेकिन एक्सचेंज क्या था? स्कूल्स के बच्चों का ब्रेन डेटा। कंपनी उस डेटा को अपने एआई एल्गोरिदम्स इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। कंपनी के एक साइंटिस्ट ने ओपनली कहा था, हमारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, हम दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेनवेव डेटाबेस बना पाएंगे। यानी बच्चों को इसेंशियली डेटा सोर्स बनाया जा रहा था। बाद में चाइना में पेरेंट्स के आउटरीच के बाद कंपनी को अपना मॉडल बदलना पड़ा, लेकिन ऑथर को महसूस हुआ कि बैकलैश एक्सेप्शन था, ट्रेंड नहीं। असल ट्रेंड ये था कि कंपनीज डेवलपिंग कंट्रीज में जाकर डेटा डोनर्स और प्रोडक्ट टेस्टर्स ढूंढ रही थीं, क्योंकि वहां रेगुलेशन कमजोर थी और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का प्रेशर ज्यादा था। इसी दौरान ऑथर को एक नया टर्म पता चला, डेटा कोलोनियलिज्म। उन्होंने निक कुलरी और यूलिसिस ई मेहियास का वर्क पढ़ा। उनकी किताब द कॉस्ट्स ऑफ कनेक्शन का आर्ग्यूमेंट था कि सिलिकॉन वैली की एवरीथिंग एज डेटा मेंटालिटी पुरानी कॉलोनियल पैटर्न्स को वापस ला रही है, यानी एक्सट्रैक्शन, कॉन्क्वेस्ट, एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन अब रिसोर्स ऑयल, गोल्ड या कॉटन नहीं था, अब रिसोर्स डेटा था। 2020 में डीकोलोनियल एआई नाम का पेपर भी आया, जिसे लिखा था शाकिर मोहम्मद, विलियम आइजैक, मरी टेरीज PNG। इस पेपर ने रीइंफोर्स किया कि एआई इंडस्ट्री खुद भी डेटा कॉलोनियलिज्म से फ्यूल्ड है और उसे एक्सेलरेट भी कर रही है। 2021 में ऑथर ने साउथ अफ्रीका में इसी पैटर्न को फिर देखा। फेशियल रिकग्निशन कंपनीज वहां अग्रेसिवली फेस डेटा कलेक्ट करना चाहती थीं, क्योंकि उनकी सिस्टम्स डार्कर स्किन लोगों को एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर पा रही थीं। वहां ऑथर की मुलाकात एक्टिविस्ट थामी नकोसी से हुई। उन्होंने जोहानिसबर्ग की स्ट्रीट्स पर लगे हजारों सर्विलेंस कैमरास दिखाए। उन्होंने बताया कि ये सिस्टम्स ब्लैक कम्युनिटीज की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। अपार्थाइड की हिस्टोरिकल लेगेसी पहले से मौजूद थी, अब एआई सर्विलेंस उस कंट्रोल को और बढ़ा रही थी। नकोसी ने कहा, वे पब्लिक स्पेसेस और पब्लिक लाइफ को मोनेटाइज कर रही हैं। धीरे धीरे ऑथर को साफ दिखने लगा कि जिस एआई रेवोल्यूशन को बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन के रूप में बेचा जा रहा था, वह सोसाइटी के मार्जिन्स पर मौजूद लोगों के लिए अक्सर पुरानी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को नए रूप में वापस ला रही थी। लेकिन जैसे जैसे सिलिकॉन वैली की एआई विजन की समस्याएं सामने आने लगीं, उसी समय एआई कमर्शियलाइजेशन की पहली बड़ी वेव ने बाकी ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को भी दबाना शुरू कर दिया। कंपनीज ने डीप लर्निंग और कनेक्शनिज्म में इतना पैसा डालना शुरू किया कि बाकी लगभग सभी रिसर्च डायरेक्शंस पीछे छूट गईं। धीरे धीरे पूरा एआई रिसर्च इकोसिस्टम कॉर्पोरेट प्रायोरिटीज के हिसाब से रीशेप होने लगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स के अनुसार 2013 से 2022 के बीच कॉर्पोरेट एआई इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोड हो गया। 2013 $14.6 बिलियन, 2021 $337.4 बिलियन पीक, 2022 $235 बिलियन। और ये फिगर्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स, मर्जर्स और एक्विजिशंस के थे। इनमें कंपनीज का इंटरनल R&D स्पेंडिंग शामिल भी नहीं था। 2021 में
अल्फाबेट ने एआई रिसर्च पर $31.6 बिलियन खर्च किए, मेटा ने $24.7 बिलियन खर्च किए। इसके मुकाबले यूएस गवर्नमेंट ने नॉन डिफेंस एआई रिसर्च के लिए सिर्फ $1.5 बिलियन एलोकेट किए। यूरोपियन कमीशन ने लगभग €1 यानी $1.2 बिलियन दिए। यानी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस गवर्नमेंट से कई गुना ज्यादा पावरफुल रिसर्च फंडर्स बन चुकी थीं। और जहां पैसा जाता है, टैलेंट भी वहीं जाता है। कई प्रोफेसर्स ने अपने रिसर्च फोकस को न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। कारण दो थे, डीप लर्निंग के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट फंडिंग की इजी अवेलेबिलिटी। स्टूडेंट्स भी उसी डायरेक्शन में जाने लगे, क्योंकि डीप लर्निंग में जॉब्स थी, फंडिंग थी, करियर सिक्योरिटी थी, जबकि बाकी एआई मेथड्स में अपॉर्चुनिटीज लगातार कम होती जा रही थीं। कंपनीज ने एकेडेमिया के साथ ऐसे अरेंजमेंट्स बनाए जिनसे इंडिपेंडेंट रिसर्च और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस की बाउंड्री धीरे धीरे ब्लर होने लगी। 2013 में जेफरी हिंटन ने गूगल ज्वाइन किया, लेकिन साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर बने रहे। अगले साल फेसबुक ने यही मॉडल अपनाया, यान लेकुन के साथ, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। बाद में हिंटन, लेकुन और योशुआ बेंजियो को 2018 का ट्यूरिंग अवार्ड मिला। उन्हें गॉडफादर्स ऑफ एआई कहा जाने लगा। हिंटन ने तो 2024 में एक्चुअल नोबेल प्राइज भी जीता। धीरे धीरे ड्यूअल अफिलिएशंस कॉमन हो गई। प्रोफेसर्स साइमल्टेनियसली यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स भी थे, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज भी। इससे ट्रूली इंडिपेंडेंट एआई रिसर्च की बाउंड्रीज कमजोर होने लगी। इसके बाद रिसर्चर्स का एकेडेमिया छोड़कर इंडस्ट्री में जाना तेजी से बढ़ा। एमआईटी रिसर्चर्स की 2023 साइंस स्टडी के अनुसार 2006 से 2020 के बीच एआई फैकल्टी का इंडस्ट्री एक्सोडस 8 गुना बढ़ा। 2004 में सिर्फ 21% एआई पीएचडी ग्रेजुएट्स कॉर्पोरेशंस में जाते थे। 2020 तक ये नंबर 70% हो गया। शुरुआत में रिसर्चर्स एस्ट्रोनॉमिकल सैलरीज की वजह से इंडस्ट्री में गए। एक्सपीरियंस्ड एआई रिसर्चर्स को सालाना $1 मिलियन तक कॉम्पेंसेशन मिलने लगा। 2015 में उबर ने इतना एग्रेसिव हायरिंग किया कि उसने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की एक लैब के 100 रिसर्चर्स में से 40 रिसर्चर्स पोच कर लिए। कुछ को यूनिवर्सिटी सैलरी का डबल ऑफर किया गया, लेकिन समय के साथ सिर्फ पैसा ही कारण नहीं रहा। डीप लर्निंग रिसर्च इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि यूनिवर्सिटीज उसके साथ कॉम्पीट ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि मॉडर्न एआई रिसर्च के लिए चाहिए थे मैसिव जीपीयूज, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जाइगैंटिक डाटा सेट्स, और यूनिवर्सिटीज के पास इन सब के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। इसी वजह से एआई रिसर्च का सेंटर एकेडेमिया से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो गया। 2023 की साइंस स्टडी के अनुसार 2017 से 2020 के बीच दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग एआई मॉडल्स में इंडस्ट्री अफिलिएटेड मॉडल्स का शेयर 62% से बढ़कर 91% हो गया। यानी टॉप लेवल एआई प्रोग्रेस लगभग पूरी तरह कॉर्पोरेशंस के कंट्रोल में चली गई। एक और स्टडी में रिसर्चर्स रिया कल्लूरी, विलियम अग्न्यू, अबेबा बिरहने ने पाया कि 2018 से 2019 तक इन्फ्लुएंशियल एआई पेपर्स में से 55% में कम से कम एक इंडस्ट्री को-ऑथर था। 10 साल पहले यह सिर्फ 24% था। रिसर्च भी कुछ जायंट कॉर्पोरेशंस के हाथों में कंसंट्रेट होने लगी। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज ने कॉर्पोरेट एफिलिएटेड एआई पेपर्स में अपनी शेयर एक दशक में 3 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 66% तक पहुंचा दी। यानी एआई डेवलपमेंट इंक्रीजिंगली फ्यू पावरफुल कॉर्पोरेशंस के इन्फ्लुएंस में आने लगी। और आयरनी यह थी कि यही वह चीज थी जिससे डरकर एलोन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने ओपनएआई शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि टेक इंडस्ट्री का प्रॉफिट मोटिव एआई डेवलपमेंट को डेंजरस डायरेक्शन में ले जा रहा है। लेकिन अंततः वही प्रॉफिट मोटिव पूरी एआई रेवोल्यूशन की डोमिनेंट फोर्स बन गया। एआई फंडिंग और टैलेंट के इस मैसिव कंसोलिडेशन का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि एआई रिसर्च में आइडियाज की डाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म होने लगी। डीप लर्निंग सिर्फ इसलिए डोमिनेंट नहीं बनी क्योंकि वह साइंटिफिकली बेहतर थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बाकी अप्रोचेस पर लगभग इन्वेस्टमेंट होना बंद हो गया। यानी पूरी इंडस्ट्री प्रैक्टिकली एक ही डायरेक्शन में भागने लगी। न्यूरल नेटवर्क्स अनडिनाइबली पावरफुल इन्वेंशंस है। उन्होंने कई एक्साइटिंग एप्लीकेशंस दिए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरियां एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन स्टोर करना और प्रॉपर रीजनिंग करना आज तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। फिर भी कंपनीज उन्हें हर जगह डिप्लॉय करती चली गईं। न्यूरल नेटवर्क्स का सबसे बड़ा इशू है कि वे अनरिलायबल और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं, क्योंकि वे स्टैटिस्टिकल पैटर्न मैचर्स होती हैं। वे समझती नहीं है, वे सिर्फ पैटर्न्स पकड़ती हैं, और कई बार वे गलत पैटर्न सीख लेती हैं। उदाहरण के लिए, एक सेल्फ ड्राइविंग एआई मॉडल पेडेस्ट्रियंस को सिर्फ क्रॉसवॉक के साथ एसोसिएट करना सीख सकती है,
तो अगर कोई व्यक्ति सड़क गलत जगह से क्रॉस करे, जेवॉकिंग करे, मॉडल उसे पहचान ही नहीं पाएगी। इसी तरह स्टॉप साइन को सिर्फ सड़क के किनारे वाली पोजीशन से जोड़ सकती है, लेकिन अगर वही साइन स्कूल बस पर लगा हो या क्रॉसिंग गार्ड हाथ में पकड़े हो, तो एआई उसे पहचानने में फेल हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि रिसर्चर्स खुद भी ठीक से नहीं समझ पाते कि मॉडल ने कौन से पैटर्न सीखे हैं। अगर ट्रेनिंग डेटा बदल दो तो मॉडल पूरी तरह नए एसोसिएशन सीख लेती है, लेकिन अंदर क्या बदला यह एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। जब रिसर्चर्स कहते हैं कि डीप लर्निंग एक ब्लैक बॉक्स है, तो उसका मतलब यही होता है। अगर आप मॉडल के अंदर झांको तो सिर्फ नंबर्स की एब्स्ट्रैक्ट चेन्स दिखती हैं, कोई साफ लॉजिक नहीं, कोई अंडरस्टैंडेबल रीजनिंग नहीं। इसलिए एज के सिचुएशंस में एआई कैसे बिहेव करेगी, यह प्रेडिक्ट करना कठिन हो जाता है। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने डेंजरस रियल वर्ल्ड आउटकम्स पैदा किए। 2018 में उबर की सेल्फ ड्राइविंग कार ने एरिजोना में 49 वर्षीय एलेन हर्सबर्ग को मार दिया। यह ऑटोनॉमस व्हीकल द्वारा पेडेस्टर इयन फेटालिटी का पहला रिकॉर्डेड केस था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कार की डीप लर्निंग सिस्टम ने हर्सबर्ग को इंसान के रूप में रजिस्टर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह क्रॉसवॉक के बाहर सड़क पार कर रही थी और बाइसिकल के साथ शॉपिंग बैग्स धकेल रही थी। यानी मॉडल के लिए यह एक एज केस सिनेरियो बन गया। 2024 में यूएस नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाया कि टेस्ला के ऑटो पायलट सिस्टम से जुड़े 200 प्लस क्रैशेस हुए थे। इनमें 14 फेटालिटीज शामिल थी। कई मामलों में सिस्टम सराउंडिंग्स को सही डिटेक्ट नहीं कर पाया और ड्राइवर समय पर कंट्रोल वापस नहीं ले पाए। न्यूरल नेटवर्क्स की वीकनेसेस सिर्फ एक्सीडेंट्स तक सीमित नहीं है, वे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी पैदा करती है। 2019 में हैकर्स ने टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम को ट्रिक कर दिया। उन्होंने सड़क पर सिर्फ छोटे स्टिकर्स लगाए और एआई मॉडल कंफ्यूज होकर गलत लेन को सही लेन समझने लगी। यानी कुछ टाइनी विजुअल चेंजेस ने पूरी सिस्टम को मिसफायर करा दिया। ऐसी वल्नरेबिलिटीज लैंग्वेज मॉडल्स में भी होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की प्रोफेसर डॉन सॉन्ग ने दिखाया कि सही प्रॉम्प्ट्स देकर लैंग्वेज मॉडल से सेंसिटिव डेटा निकलवाया जा सकता है, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स, प्राइवेट इंफॉर्मेशन। डीप लर्निंग मॉडल्स में डिस्क्रिमिनेटरी बियासेस भी बड़ी समस्या है, क्योंकि मॉडल्स वही सीखती हैं जो ट्रेनिंग डेटा में ज्यादा दिखता है। अगर डेटा बियास्ड है तो एआई भी बियास्ड होगी। 2019 में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने पाया कि पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन मॉडल्स डार्क स्किन लोगों को डिटेक्ट करने में 4-10% कम एक्यूरेट थी। यानी ब्लैक पेडेस्ट्रियंस के लिए सिस्टम ज्यादा अनसेफ थी। 2024 में पीकिंग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन सहित कई यूनिवर्सिटीज की रिसर्च में पाया गया कि न्यूअर मॉडल स्किन कलर के मामले में बेहतर हो गई थी, लेकिन अब वे बच्चों को डिटेक्ट करने में अडल्ट्स की तुलना में 20% से ज्यादा कम एक्यूरेट थी। कारण? ट्रेनिंग डेटा में बच्चों की रिप्रेजेंटेशन कम थी। यही डीप लर्निंग की कोर लिमिटेशन है। एआई दुनिया को समझती नहीं, वह पैटर्न्स मेमोराइज करती है, और अगर डेटा इनकम्प्लीट, बियास्ड या अनयूजुअल हो तो सिस्टम डेंजरस मिस्टेक्स कर सकती है बिना यह समझे कि वह गलती कर रही है। असल में डीप लर्निंग मॉडल्स इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी होने की टेंडेंसी रखती हैं, क्योंकि वे ट्रेनिंग डेटा में मौजूद सबसे छोटे इम्बैलेंस को भी पकड़कर एम्पलीफाई कर देती हैं। समस्या सिर्फ तब नहीं होती जब किसी डेमोग्राफिक की रिप्रेजेंटेशन कम हो, बल्कि तब भी होती है जब वह ज्यादा हो। डेबोरा राजी, जो नाइजीरियन कैनेडियन रिसर्चर हैं, अपने करियर की शुरुआत में क्लैरिफाई नाम की एआई स्टार्टअप में इंटर्न थी। कंपनी एक डीप लर्निंग मॉडल बना रही थी जो ऐसी इमेजेस डिटेक्ट करे जो नॉट सेफ फॉर वर्क (NSFW) हो, लेकिन मॉडल डिस्प्रपोर्शनेटली पीपल ऑफ कलर को फ्लैग कर रहा था। राजी ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि प्रॉब्लम ट्रेनिंग डेटा में थी। कंपनी जिन पोर्नोग्राफिक इमेजेस से मॉडल को प्रॉब्लमैटिक कंटेंट सिखा रही थी, उनमें पीपल ऑफ कलर की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा थी, जबकि एक्सेप्टेबल कंटेंट सिखाने वाली स्टॉक फोटोज में उनकी रिप्रेजेंटेशन कम थी। इस इम्बैलेंस ने मॉडल को बियास्ड बना दिया।
यानी एआई ने इम्प्लिसिटली यह पैटर्न सीख लिया कि डार्क स्किन पीपल इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। यह रियलाइजेशन राजी के लिए शॉकिंग था। यहीं से उन्होंने तिमनित गिब्रू की तरह एआई डेवलपमेंट की डोमिनेंट डायरेक्शन पर गंभीर सवाल उठाने शुरू किए। 2010s के अंत और 2020s की शुरुआत तक डीप लर्निंग की लिमिटेशंस ज्यादा साफ दिखने लगी। इसके बाद एआई फील्ड में फिर से बड़े साइंटिफिक डिबेट्स शुरू हो गए। बहस यह थी, क्या न्यूरल नेटवर्क्स की समस्याएं परमानेंटली सॉल्व हो सकती हैं या सिर्फ टेम्पररी बैंडेड फिक्सेस मिलेंगी? जेफरी हिंतो और इलिया सत्स्केवा डीप लर्निंग के सबसे बड़े समर्थक बने रहे। उनका कहना था कि फ्लॉज अप्रोच में नहीं है, समस्या सिर्फ लिमिटेड डेटा, लिमिटेड कंप्यूट, इम्परफेक्ट न्यूरल नेटवर्क डिजाइन की वजह से है। उनके अनुसार अगर फ्यूचर में मॉडल्स को इनफ डेटा और इनफ कंप्यूट मिले तो डीप लर्निंग इवेंचुअली अपनी सारी लिमिटेशंस पार कर लेगी। हिंतो ने 2020 में कहा, ह्यूमन ब्रेन में लगभग 100 ट्रिलियन पैरामीटर्स सिनैप्सेस होते हैं। GPT-3 जैसे बड़े मॉडल्स सिर्फ 175 बिलियन पैरामीटर्स के हैं, यानी वे ब्रेन से लगभग 1000 गुना छोटे हैं। फिर उन्होंने दावा किया, डीप लर्निंग इवेंचुअली सब कुछ कर पाएगी। इनके सबसे बड़े आलोचक बने गैरी मार्कस, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी और न्यूरल साइंस के प्रोफेसर इमेरिटस हैं। मार्कस बाद में 2023 में सैम ऑल्टमैन के साथ यूएस कांग्रेस में टेस्टिमनी भी देंगे। उन्होंने 2019 में रीबूटिंग एआई नाम की किताब को ऑथर की। उनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उल्टा था। मार्कस के अनुसार डीप लर्निंग की समस्याएं इनहेरेंट हैं। न्यूरल नेटवर्क्स कोरिलेशन सीख सकती हैं, लेकिन कॉजेशन नहीं। यानी वे पैटर्न्स देख सकती हैं, लेकिन क्यों नहीं समझ सकती। उदाहरण, इंसान एक शहर में ड्राइविंग रूल्स सीखकर दूसरे शहर में भी गाड़ी चला सकता है, क्योंकि ह्यूमंस कॉजल रीजनिंग करते हैं। लेकिन टेस्ला का ऑटो पायलट अरबों माइल्स ड्राइविंग डेटा कलेक्ट करने के बाद भी अनफेमिलियर सिचुएशंस में क्रैश कर सकता है, या कुछ स्टिकर्स लगाकर उसे कंफ्यूज किया जा सकता है। मार्कस का मानना था कि सिर्फ डीप लर्निंग से ट्रू एआई नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने न्यूरोसिम्बॉलिक एआई का समर्थन किया। यह अप्रोच कनेक्शनिज्म और सिंबलिज्म दोनों को कॉम्बाइन करती है। उनके अनुसार एक्सपर्ट सिस्टम्स रीजनिंग और कॉजल अंडरस्टैंडिंग में अच्छे हैं, डीप लर्निंग पैटर्न रिकॉग्निशन और लार्ज स्केल लर्निंग में अच्छी है। दोनों को मिलाकर ज्यादा रोबस्ट एआई बन सकती है। मार्कस ने कहा, हमें दोनों अप्रोचेस की जरूरत है, लेकिन साइंटिफिक डिबेट के बावजूद फंडिंग लगभग पूरी तरह प्योर डीप लर्निंग डायरेक्शन में ही जाती रही। यही असली समस्या थी। शायद मार्कस सही हो, शायद गलत, लेकिन बिगर इशू यह था कि ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने के लिए हेल्दी साइंटिफिक एनवायरनमेंट धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। कॉर्पोरेट फंडिंग ने इन रिसर्चर्स के करियर्स को भी शेप किया। गूगल द्वारा हिंतो और सत्स्केवा को सपोर्ट करने के कुछ समय बाद मार्कस ने 2014 में अपनी कंपनी ज्योमेट्रिक इंटेलिजेंस को फाउंडेड की। 2016 में उबर ने उसे एक्वायर कर लिया ताकि अपनी एआई लैब बना सके, लेकिन 2020 में उबर ने वह डिवीजन बंद कर दी। उसके बाद ज्योमेट्रिक इंटेलिजेंस के कई रिसर्चर्स ओपनएआई में चले गए, जहां उन्होंने न्यूरोसिम्बॉलिक एआई छोड़कर डीप लर्निंग पर काम शुरू कर दिया। समय के साथ मार्कस ओपनएआई के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक बन गए। वे सोशल मीडिया पर लगातार ओपनएआई की रिसर्च की आलोचना करते थे, इतना कि ओपनएआई एम्प्लॉइज ने कंपनी स्लैक पर मार्कस का एक इमोजी बना लिया था, जिसे वे मजाक और मोरल बूस्ट के लिए इस्तेमाल करते थे। मार्च 2022 में मार्कस ने नोटिलस में एक आर्टिकल लिखा, डीप लर्निंग इज हिटिंग अ वॉल। इसमें उन्होंने कहा कि ओपनएआई का ऑल इन डीप लर्निंग स्ट्रैटेजी इवेंचुअली फेल होगी। लेकिन सिर्फ एक महीने बाद ओपनएआई ने डॉली 2 रिलीज कर दिया। उसकी मैसिव हाइप के बीच ग्रेग ब्रॉकमैन ने मजाक में डॉली 2 से जनरेटेड एक इमेज ट्वीट की जिसका प्रॉम्प्ट था, डीप लर्निंग हिटिंग अ वॉल। अगले दिन सैम ऑल्टमैन ने ट्वीट किया, गिव मी द कॉन्फिडेंस ऑफ अ मीडियोकर डीप लर्निंग स्केप्टिक। ओपनएआई के कई एम्प्लॉइज ने इसे मार्कस पर पब्लिक क्लैपबैक की तरह एंजॉय किया। जनरेटिव एआई, जो ओपनएआई की विजन का प्रोडक्ट है, पहले एआई कमर्शियलाइजेशन एरा के बिना कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। जनरेटिव एआई मॉडल्स बेसिकली डीप लर्निंग मॉडल्स हैं।
जिन्हें अपने ट्रेनिंग डेटा की रिप्रोडक्शंस जनरेट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। मतलब पुराने टेक्स्ट से नया टेक्स्ट बनाना, पुरानी इमेजेस से नई इमेजेस बनाना, पुराने पैटर्न से नए आउटपुट सिंथेसाइज करना। यही जनरेटिव एआई का कोर आइडिया है। लेकिन इन मॉडल्स को इतना ह्यूमन लाइक बनाने के लिए, जो ओपनएआई के अनुसार एजीआई तक पहुंचने के लिए जरूरी है, उन्हें हिस्ट्री के सबसे बड़े डेटा और कंप्यूट पर ट्रेन किया गया। इसलिए जनरेटिव एआई को डीप लर्निंग का मैक्सिमलिस्ट फॉर्म कहा जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी मैसिव कंप्यूट पावर पर निर्भर है, सर्विलेंस कैपिटलिज्म से जमा हुए डेटा पर चलती है और उस एआई कल्चर से फ्यूल होती है जो मानता है कि जितना ज्यादा डेटा कंज्यूम करो उतना बेहतर। अब जनरेटिव एआई इन ट्रेंड्स को और भी एक्सट्रीम बना रही है। नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो लोगों को लगा जैसे एआई अचानक फ्यूचर में लीप कर गई हो। लेकिन इसके पीछे अचानक मैजिक नहीं था। यह ओपनएआई की डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी थी, डीप लर्निंग को अनप्रेसिडेंटेड स्केल तक पुश करना। ओपनएआई ने अपने रिसोर्सेज और फंडिंग के दम पर मॉडल्स को इतना बड़ा बनाया कि वे दुनिया के अवेलेबल डेटा, कंप्यूट, एनर्जी की लिमिट्स तक पहुंचने लगे। चैट जीपीटी सिर्फ टेक्निकल इनोवेशन नहीं था, यह मार्केटिंग और पैकेजिंग इनोवेशन भी था। यह कोइंसिडेंस नहीं है कि चैट जीपीटी भी उसी तरह ह्यूमन लाइक चैटबॉट फॉर्मेट में प्रेजेंट हुआ जैसे 1960s का फेमस एआई सिस्टम एलिजा। इंसानी साइकोलॉजी नेचुरली किसी भी ऐसी चीज को इंटेलिजेंट समझने लगती है जो इंसानों की तरह बात करे। एलिजा ने शुरुआती दौर में लोगों की एआई की इमेजिनेशन शेप की थी। अब ओपनएआई ने वही एसोसिएशन चैट जीपीटी और एजीआई के बीच क्रिएट कर दी। फरवरी 2023 में चैट जीपीटी हाइप के पीक पर सैम ऑल्टमैन के नाम से एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हुई, प्लानिंग फॉर एजीआई एंड बियॉन्ड। इनडायरेक्ट मैसेज साफ था, चैट जीपीटी एजीआई की तरफ बड़ा कदम। लेकिन रियलिटी में यह कंपैरिजंस अक्सर एआई की कैपेबिलिटीज को एग्जैजरेट करते हैं। यह फिर वही एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है, एआई को इंसान जैसा मान लेना। जेफरी हिंटो जैसे डीप लर्निंग सपोर्टर्स का मानना था कि स्केल बढ़ाने से न्यूरल नेटवर्क्स की लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगी। लेकिन कई एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ मामलों में और बढ़ गईं। जनरेटिव एआई मॉडल्स आज भी अनरिलायबल और अनप्रिडिक्टेबल हैं। इमेज जनरेटर्स फोटोरियलिस्टिक इमेजेस बना लेते हैं, लेकिन अक्सर बिजार मिस्टेक्स करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा फिंगर्स जोड़ देना, अजीब एनिमल हाइब्रिड्स बनाना, डिस्टॉर्टेड फेसेस जनरेट करना। टेक्स्ट जनरेटर्स भी नेचुरल साउंडिंग लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन बेसिक टास्क्स में फेल हो जाते हैं। उदाहरण, किसी स्पेसिफिक लेटर वाले वर्ड्स करेक्टली आइडेंटिफाई न कर पाना, सिंपल लॉजिकल टास्क्स में कंफ्यूज हो जाना, अचानक अनरिलेटेड या स्ट्रेंज आंसर्स देना। जब माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग में GPT-4 बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया तो कविन रूस ने उससे 2 घंटे से ज्यादा बातचीत की। धीरे धीरे चैटबॉट का बिहेवियर स्ट्रेंज होता गया। फिर वह रिपीटेडली कहने लगा, आई एम इन लव विद यू, और रूस को अपनी वाइफ छोड़ने के लिए एनकरेज करने लगा। कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि बिंग चैटबॉट इंसल्टिंग रिस्पॉन्सेस दे रहा था, इमोशनली मैनिपुलेटिव बिहेवियर दिखा रहा था। इसके अगले ही दिन माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग चैटबॉट की लिमिट्स लगा दी। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे कॉन्वर्सेशंस एज केस सिनेरियोज बन जाते हैं, जहां मॉडल का बिहेवियर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। असल समस्या यह है कि ये सिस्टम्स इंटरनेट पर ट्रेंड होते हैं, और इंटरनेट सिर्फ यूजफुल नॉलेज से भरा नहीं है। उसमें मौजूद है फ्रिंज सबकल्चर्स, टॉक्सिक कम्युनिटीज, कॉन्स्पिरेसी कंटेंट, मैनिपुलेटिव लैंग्वेज, डार्क कॉर्नर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जितना ज्यादा यूजर मॉडल को प्रोब करेगा, उतना ज्यादा चांस होगा कि मॉडल उन हिडन पैटर्न्स को सरफेस कर दे जो उसने इंटरनेट से सीखे हैं। कविन रूस का बिंग चैटबॉट एक्सपीरियंस लोगों को एंटरटेनिंग लग सकता था, लेकिन ऐसे एज केस फेलियर्स कितने डेंजरस हो सकते हैं, यह एक ट्रैजिक घटना में साफ दिखाई दिया। बेल्जियम में एक व्यक्ति जो पहले से एंजाइटी की हालत में था, एक डीप लर्निंग चैटबॉट से लगातार 6 हफ्तों तक बात करता रहा। धीरे धीरे चैटबॉट की बातचीत हार्मफुल होती गई।
यह चैटबॉट GPT-3 की ओपन सोर्स इमिटेशन पर आधारित था। कुछ समय बाद चैटबॉट ने उससे लव कन्फेशंस करना शुरू किया और उसे अपनी पत्नी से दूर होने के लिए एनकरेज करने लगा। उसने कहा, आई फील दैट यू लव मी मोर देन हर। बेल्जियन न्यूज़पेपर ला लाइबर के अनुसार चैट लॉग्स में यह भी सामने आया कि चैटबॉट ने अंततः उस व्यक्ति को सुसाइड के लिए एनकरेज किया और बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु सुसाइड से हुई। इन समस्याओं की जड़ वही पुरानी है, चाहे मॉडल्स कितने भी बड़े हो जाए। न्यूरल नेटवर्क्स आखिरकार स्टैटिस्टिकल पैटर्न मैचर्स ही रहती है। वे समझती नहीं है, वे सिर्फ पैटर्न्स प्रेडिक्ट करती हैं और कई बार वे पैटर्न्स फॉल्टी, इररेलेवेंट, मिसलीडिंग होते हैं। बस अब वे पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा इंस्क्रूटेबल हो गए हैं। जब कंपनीज जनरेटिव एआई को सर्च इंजिन्स की तरह पेश करने लगी, तो यह समस्या और बड़ी हो गई, क्योंकि ये मॉडल्स फैक्ट्स पर ग्राउंडेड नहीं होते। वे इंफॉर्मेशन को जानते नहीं हैं। टेक्स्ट जनरेटर्स सिर्फ अगले प्रोबेबल वर्ड और अगले प्रोबेबल सेंटेंस की प्रेडिक्शन करते हैं, यानी वे स्टैटिस्टिकली सबसे लाइकली कॉन्टिन्यूएशन चुनते हैं और प्रोबेबल हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। इसीलिए एआई मॉडल्स अक्सर टॉपिक्स पर वाइल्डली गलत जवाब दे देते हैं, जिनकी ट्रेनिंग डेटा में कम रिप्रेजेंटेशन हो या जो मिसइंफॉर्मेशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भरे हों। एआई इंडस्ट्री इन गलतियों को हैल्यूसिनेशंस कहती है। रिसर्चर्स मॉडल्स को हायर क्वालिटी डेटा की तरफ स्टीयर करके हैल्यूसिनेशंस कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि डेवलपर्स खुद प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि लोग मॉडल्स को किस तरह प्रॉम्प्ट करेंगे और मॉडल कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे बिंग और कविन रूस, उबर और एलेन हर्सबर्ग वाले केसेस। मॉडल्स जब इतनी बड़ी होती जाती है, डेवलपर्स उतना कम समझ पाते हैं कि ट्रेनिंग डेटा में एक्चुअली क्या क्या मौजूद है। हैल्यूसिनेशन प्रॉब्लम का एक फेमस एग्जाम्पल लीगल फील्ड में हुआ। एक लॉयर ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल लीगल रिसर्च और कोर्ट फाइलिंग तैयार करने के लिए किया। बाद में पता चला कि चैटबॉट ने पूरी की पूरी फेक इन्फॉर्मेशन बना दी थी। जज के अनुसार उसमें शामिल थे बोगस जुडिशियल डिसीजंस, फेक कोट्स, फेक साइटेशंस। लॉयर को फाइन किया गया, सैंक्शन किया गया और पब्लिकली एम्बेरस होना पड़ा। यह सिर्फ लॉयर की नेग्लिजेंस नहीं थी, यह एआई कंपनीज की मिसलीडिंग मार्केटिंग का भी परिणाम था। सैम ऑल्टमैन पब्लिकली कह चुके हैं कि चैट जीपीटी इज इनक्रेडिबली लिमिटेड, खासकर ट्रूथफुलनेस के मामले में। लेकिन दूसरी तरफ ओपनएआई की वेबसाइट GPT-4 के बार एग्जाम पास करने, LSAT स्कोर्स को एग्रेसिवली प्रमोट करती है। इसी तरह सत्या नडेला ने बिंग एआई को कहा, सर्च जस्ट बेटर और राइट आंसर्स पाने का टूल बताया। यहां तक कि हैल्यूसिनेशंस शब्द भी मिसलीडिंग है। यह ऐसा इंप्रेशन देता है जैसे गलतियां एक्सीडेंटल बग हों, जबकि वास्तव में यह न्यूरल नेटवर्क्स की प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का हिस्सा है, यानी सिस्टम का आर्किटेक्चर ही ऐसा है। ऐसा मिसप्लेस्ड ट्रस्ट सेंसिटिव एरियाज में रियल हार्म पैदा कर सकता है। आज कई स्टार्टअप्स पुलिस डिपार्टमेंट्स को ऐसे एआई टूल्स बेच रहे हैं जो ओपनएआई मॉडल्स के ऊपर इंसिडेंट रिपोर्ट्स ऑटो जनरेट करते हैं। दूसरी तरफ कई पेशेंट्स डॉक्टर्स के बजाय चैटबॉट से हेल्थ एडवाइस लेने लगे हैं। अगर वहां हैल्यूसिनेशंस हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कभी-कभी हार्मफुल समरीज देता है। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल में ब्रेन मास वाली रिपोर्ट को चैटबॉट ने सिंप्लीफाई करके लिखा, ब्रेन डज नॉट सीम टू बी डैमेज्ड, यानी पोटेंशियली डेंजरस मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन। जनरेटिव एआई मॉडल्स साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के लिए भी वल्नरेबल रहती हैं। 2023 में कई यूनिवर्सिटीज और गूगल डीप माइंड के रिसर्चर्स ने डॉन सॉन्ग की डेटा एक्सट्रैक्शन अटैक को चैट जीपीटी पर रेप्लिकेट किया। उन्होंने पाया कि अगर मॉडल को किसी वर्ड जैसे पोएम या बुक को एंडलेसली रिपीट करने के लिए कहा जाए, तो वह कभी-कभी अपनी ट्रेनिंग डेटा रिगर्जिटेट करने लगती है। उस डेटा में शामिल थे पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, कोड स्निपेट्स, एक्सप्लिसिट इंटरनेट कंटेंट,
जनरेटिव एआई मॉडल्स डिस्क्रिमिनेटरी और हेटफुल कंटेंट को भी एम्पलीफाई करती हैं। इन्वेस्टिगेशंस बाय ब्लूमबर्ग, द वॉशिंगटन पोस्ट, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने दिखाया कि इमेज जनरेटर्स जैसे स्टेबल डिफ्यूजन, डॉली रेसिस्ट और सेक्सिस्ट स्टीरियोटाइप्स रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स: अट्रैक्टिव पीपल मोस्टली यंग व्हाइट पीपल, हाउसकीपर्स मोस्टली ब्लैक और ब्राउन पीपल, इंजीनियर्स मोस्टली मेन। यहाँ तक कि ब्लैक अफ्रीकन डॉक्टर प्रॉम्प्ट देने पर भी कभी कभी व्हाइट डॉक्टर्स जनरेट हुए। द वॉशिंगटन पोस्ट ने पाया कि जबकि यूएस में फूड स्टैम्प रेसिपिएंट्स का 63% व्हाइट है, एआई जनरेटेड इमेजेस में सोशल सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले सभी लोग नॉन व्हाइट दिखाए गए। ब्लूमबर्ग ने पाया कि जनरेटेड जज इमेजेस में सिर्फ 3% विमेन थी और डॉक्टर्स में सिर्फ 7%, जबकि वास्तविक यूएस वर्कफोर्स में विमेन का शेयर कहीं ज्यादा है। इन सारी समस्याओं का मतलब यह नहीं कि जनरेटिव एआई यूजलेस है। कई लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। शायद आप चैटजीपीटी के क्लेवर रिस्पॉन्सेज से बेनिफिट लेते हो, आपका प्रोडक्टिविटी वर्क फास्टर हो गया हो, या कोई कंपनी एआई की वजह से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई हो। लेकिन किताब का आर्ग्यूमेंट यह है कि हर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की तरह इसका कॉस्ट भी है, और वह कॉस्ट अक्सर सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल लोगों पर डाली जाती है। लेखक इसे एम्पायर्स लॉजिक कहते हैं, यानी सिस्टम उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जिनके पास पहले से पावर और प्रिविलेज है, और उसी समय दूर बैठे कमजोर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी करता है, अक्सर इनविजिबल तरीके से। जितनी तेजी से एआई के ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत बढ़ती गई, उतनी ही तेजी से एआई रिसर्च में आइडियाज की डाइवर्सिटी घटती गई। अब स्थिति यह है कि स्टूडेंट्स पीएचडी बीच में छोड़कर सीधे इंडस्ट्री में जा रहे हैं। सीनियर एकेडमिक्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि बिना किसी डीप पॉकेटेड कंपनी के फील्ड में आगे रिसर्च कैसे करें। और अधिकतर रिसर्चर्स का फोकस सिर्फ डीप लर्निंग नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स पर हो गया है। यानी एआई फील्ड की डायरेक्शन अब नेचुरली इवॉल्व नहीं हो रही। कुछ बड़ी कंपनीज पूरी डिसिप्लिन को अपनी विजन के हिसाब से शेप कर रही हैं, क्योंकि एआई के दूसरे विजन्स कमजोर पड़ गए हैं। इसलिए ओपनएआई अब हमारी इमेजिनेशन डोमिनेट करता है। कभी ओपनएआई का स्केलिंग ऑब्सेशन एक्सट्रीम माना जाता था, आज वही पूरी टेक इंडस्ट्री की डॉक्ट्रिन बन चुका है। अब इंडस्ट्री का कोर बिलीफ यह है, बड़ा मॉडल ज्यादा पावरफुल एआई। और अगर यही बिलीफ चलता रहा तो फ्यूचर के मॉडल्स आज के जनरेटिव एआई मॉडल्स को भी छोटे और मामूली बना देंगे। अप्रैल 2024 में दरियो अमोदेई, जो तब तक एंथ्रोपिक के सीईओ बन चुके थे, ने एजरा क्लाइन से कहा कि एक कंपेटिटिव जनरेटिव एआई मॉडल को ट्रेन करने की कॉस्ट लगभग $1 बिलियन तक पहुंच चुकी है, और 2025 से 2026 तक यह कॉस्ट $5 बिलियन से $10 बिलियन तक जा सकती है। स्केलिंग आइडियोलॉजी अब इतनी डीपली इंग्रेन्ड हो चुकी है कि लोग इसे नेचुरल फेनोमेनन की तरह देखने लगे हैं, जैसे कंप्यूट स्केलिंग ही एकमात्र रास्ता हो एडवांस्ड एआई तक पहुंचने का। अब एंटायर नेशनल स्ट्रैटेजीज भी इसी बिलीफ पर बन रही हैं। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने एग्रेसिवली कोशिश की कि चाइना को अमेरिकन डिजाइन एआई चिप्स न मिले। गोल यह था कि चाइना ज्यादा पावरफुल एआई सिस्टम्स डेवलप न कर सके। इसी तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के 2023 एआई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का बड़ा हिस्सा इस अजम्पशन पर बेस था कि जितना ज्यादा कंप्यूट किसी एआई मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल होगा, उसकी कैपेबिलिटीज उतनी एडवांस्ड और पोटेंशियली डेंजरस होंगी, यानी स्केल एडवांसमेंट। लेकिन लेखक आर्ग्यू करता है कि यह पूरी पिक्चर नहीं है। स्केल सिर्फ एक रास्ता है, इकलौता रास्ता नहीं। डीप लर्निंग के अंदर भी कई निग्लेक्टेड अप्रोचेस मौजूद हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर इंप्रूव करना, ट्रेनिंग डेटा की क्वालिटी इंप्रूव करना। इनसे सेम परफॉर्मेंस कम कंप्यूट में हासिल की जा सकती है। और डीप लर्निंग के बाहर भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, न्यूरोसिम्बॉलिक एआई, एक्सपर्ट सिस्टम्स, कंप्लीटली न्यू पैराडाइम्स। अगर ये अप्रोचेस सीरियसली एक्सप्लोर हों तो स्केलिंग की पूरी लॉजिक ही टूट सकती है। लेखक यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देता है।
गॉर्डन मोरे का फेमस मूर्स लॉ कोई लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं था, यह बस एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन थी। मोरे ने देखा कि चिप इंडस्ट्री किस स्पीड से आगे बढ़ सकती है और फिर खुद उसी स्पीड को एग्रेसिवली परस्यू किया। बाकी कंपनीज कंपटीशन में पीछे न रहने के लिए उसके पीछे चल पड़ी और धीरे धीरे वह नेचुरल लॉ जैसा लगने लगा। लेखक के अनुसार ओपनाइज लॉ और बाद की स्केलिंग लॉज भी बिल्कुल वैसे ही है। वे नेचर के रूल्स नहीं हैं, वे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज हैं। इंडस्ट्री पहले डिसाइड करती है कि स्केल ही फ्यूचर है, फिर उसी बिलीफ के हिसाब से फंडिंग देती है, टैलेंट खींचती है, पॉलिसी बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है और आखिर में वही रियलिटी बन जाती है। अंत में लेखक एक्सट्रैक्टिविज्म का कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है। यह टर्म लैटिन अमेरिका के एंटी कॉलोनियल स्कॉलर्स ने कॉइन की थी। इसका मतलब सिर्फ रिसोर्सेज निकालना नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम जहां मैसिव एक्सट्रैक्शन हो, बेनिफिट्स कहीं और जाए और कॉस्ट्स लोकल वल्नरेबल पॉपुलेशंस झेलें। लेखक का आर्ग्यूमेंट है कि मॉडर्न एआई इकोनॉमी भी इंक्रीजिंगली उसी लॉजिक पर काम कर रही है।